नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं प्रतीक सिन्हा। प्रतीक को आप सब लोग जानते हैं, ऑल्ट न्यूज नाम की वेबसाइट है उसके एडिटर हैं और फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है। बहुत भरोसेमंद वेबसाइट है जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं। स्वागत है प्रतीक आपका चर्चा में। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी हमारे स्तंभकार आनंद वर्धन हैं। आनंद, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद भी हैं। मेघनाद, आपका भी स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। तो मेघनाद, हमने सुना कि आपने वो वैक्सीन लगवाई है, तो अभी मैं श्रोताओं को भी बता दूं, अभी मैंने 1 घंटे पहले अतुल सर को मैसेज किया कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे 102 बुखार चढ़ गया था। कल ही वैक्सीन लिया मैंने, तो जोश में बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, बट बुखार है, अभी उतर रहा है, बट मिल गया वैक्सीन। इम्यूनिटी, रोड टू इम्यूनिटी। ठीक बात। तो इस हफ्ते जो विषय हैं चर्चा में जिन पर हम चर्चा करेंगे, उनका एक बार सरसरी तौर पर जो सुर्खियां हैं उसके बारे में मेघनाद आप हमारे श्रोताओं को बता दें, फिर हम अपनी चर्चा को शुरू करें। जी बिल्कुल। पहली सबसे बड़ी खबर पिछले हफ्ते ये हुई कि चार स्टेट्स के और एक यूनियन टेरिटरी के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए। उसमें बंगाल में टीएमसी को 213 सीट्स मिले और बीजेपी को जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं मिले। पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट हार गई, चंद वोटों से हार गई। उसमें बहुत एक्साइटमेंट चालू था न्यूज पे भी। केरला में एलडीएफ की जीत हो गई है। 4 दशक के बाद केरला में पहली बार एक पार्टी का चेंज हुआ है। 99 सीट्स मिले उनको 140 में से। तमिलनाडु में डीएमके जीत गया है, तो यहाँ पर फिर से वही एआईडीएमके की सरकार थी, वो चेंज हो चुकी है। असम में एनडीए को 75 सीट्स मिले हैं, यहाँ पे भी फिलहाल लैंडस्लाइड ही कह सकते हैं। और पौंडीचेरी में भी बीजेपी को 16 सीट्स मिले हैं 30 में से। और चुनाव के रिजल्ट्स आते ही बहुत सारी खबरें आने लगी कि वेस्ट बंगाल जल रहा है, कोट अनकोट। बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे पिक्चर्स सर्कुलेट होने लगे। बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गजों ने शेयर भी किए कि हिंदुओं को मारा जा रहा है एक्सेट्रा। पर हमने जो न्यूज लॉन्ड्री ने भी एक स्टोरी की, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट से किया, वहां पर वायलेंस के इंसिडेंट्स काफी रिपोर्ट हो रहे हैं। 20 लोगों की मौत बोली जा रही है ऑफिशियली। और जब हमारे रिपोर्टर ने, स्निग्ध हिंदू ने जाकर वहां पे पूछा, तो 9 बीजेपी के सपोर्टर थे, 8 टीएमसी के सपोर्टर थे और बाकी के 3 जो विक्टिम्स थे वहां से एक सेक्युलर फ्रंट का भी मेंबर था, एक सीपीएम का भी था और एक अनअफिलिएटेड था। तो एसेंशियली सारे पार्टी के वर्कर्स पे वायलेंस हो रहा है और बहुत ही निंदनीय चीज है ऑब्वियसली। पर यहाँ पर आज हमारे साथ प्रतीक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक न्यूज स्प्रेड होने लगे, उस पर हम बात करेंगे। एक और खबर, बड़ी खबर, पता नहीं कैसे बोलेंगे सर, कंगना रनौत का ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो गया है। तो एक वो भी एक लोग बात कर रहे थे और आई थिंक सर बहुत सारे चैनल्स ने इस पे डिबेट भी कर दी ना। हाँ, बहुत एक मजे की बात हुई। टाइम्स नाउ ने बोला था कि हम रिजल्ट्स कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा कोविड चल रहा है एक्सेट्रा, और नेक्स्ट डे इन्होंने ये कंगना रनौत को पूरा दिन कवरेज दे दिया। फिर कोविड का बेसिकली हाल अभी भी चल रहा है। अभी लेटेस्ट फिगर बोल देता हूँ, 4,14,000 से ज्यादा इन्फेक्शंस पिछले एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। 3,900 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। और मतलब वेव तो चालू ही है और एक्सपर्ट्स ने ये भी बोला है कि तीसरी वेव आने की संभावना भी है। आज राहुल गांधी ने भी एक लेटर लिखा, उसमें भी इसका जिक्र किया है कि इसको और सिवियर होने लगा है। पर ऊपर से एक और छोटी सी चीज की काफी सेंट्रल विस्टा पे भी बात हो रही है आजकल।
मोदी जी ने एक शेड्यूल ही दे दिया अभी कि दिसंबर 2022 तक उनका घर कंप्लीट होगा, वाइस प्रेसिडेंट का घर कंप्लीट होगा, और 2023 तक ये पार्लियामेंट और ये वो खत्म होगा। तो अभी भी वहां पर काम चालू है। लोग बोल रहे, मतलब लोग नहीं, एक्चुअली ऑफिशियली उन्होंने उसको एक एग्जेम्पशन दे दिया वहां के वर्कर्स को। तो 300 से ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे हैं। राजपथ उखाड़ने के पिक्चर्स अभी हाँ, सर्कुलेट हो रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प चीज है, क्योंकि हमारे साथ प्रतीक और आनंद भी हैं। जैसे आज मैं देख रहा था कि कुछ बड़े जो पत्रकार हैं जो बीजेपी बीट कवर करते हैं, उन लोगों ने उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की है कि क्या किसी बिल्डिंग का जो निर्माण हो रहा है उससे क्या कोविड की लड़ाई पर असर पड़ रहा है। इसी लिहाज से मैं देख रहा था, एक पत्रकार हैं एनडीटीवी के जो बीजेपी कवर करते हैं, अखिलेश शर्मा नाम है, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया है कि इस हिसाब से महाराष्ट्र में जो एमएलए की बिल्डिंग बन रही है, वो उससे भी वहां पर असर पड़ रहा होगा जो कि कोविड की लड़ाई में। तो बाकी लोगों की राय जो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा सेंट्रल विस्टा पे क्या है। मुझे लगता है कि ये मतलब एक बेमेल की तुलना है। अगर एमएलए के लिए बिल्डिंग्स बन रही हैं तो जाहिर सी बात है उसका कोई ऑडिट रहा होगा कि जरूरत है एमएलए के लिए, जो पुराने जो वो हैं उपलब्ध हैं वो नहीं है, पर्याप्त नहीं है या उनकी कमी है, इसलिए बन रहा होगा। और उसको भी अगर कोविड जैसे या कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन बनती है तो उसको भी रोका जा सकता है। और सेंट्रल विस्टा को अगर हम देखें तो सेंट्रल विस्टा पूरी तरह से एक लग्जरी का वो है। वो भी उस जगह पे बन रहा है सेंट्रल विस्टा जो ऑलरेडी हिंदुस्तान का सबसे वेल डेवलप्ड इलाका था। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पिछड़ी जगह थी या कोई बहुत जरूरत थी उस जगह को बदलने की जहां पर हालात खराब थे, सिविक सर्विसेज बहुत बुरी थी या कुछ भी खराब था वहां पे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सेंट्रल विस्टा का तुलना किसी और चीज से करना, मतलब जर्नलिस्टों ने भी इस तरह की चीजों में पाले तक तय कर दिए हैं। जबकि पैंडेमिक से उसकी तुलना की पैंडेमिक के टाइम पे सरकार कह रही है कि वो फ्री वैक्सीन सबको नहीं दे सकती, 30,000 करोड़ रुपए का करीब खर्चा आएगा, ऐसा कुछ वो, और 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा के को प्रायोरिटी पर रख के चल रही है। इस चीज की मतलब किस तरह से देखा, इसकी निंदा या इसकी वो आलोचना नहीं होनी चाहिए। प्रतीक और आनंद, आप दोनों लोग क्या राय रखते हैं? सबसे पहले प्रतीक, आप अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है, अभी मैं अभी तक ट्वीट नहीं देखा था, आप जैसे बात कर रहे थे वैसे ही मैंने उनका ट्वीट देखा। तो मैंने 2 दिन पहले ये ट्वीट किया था, यही पूछा था कि जो भाजपा के सपोर्टर्स है वो क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं आजकल इस चीज को डिफेंड करने के लिए, कि जब कि उन लोग के जो फैमिली के है या उन लोग के सगे नहीं मर रहे, क्या लॉजिक से डिफेंड कर रहे हैं कि इतने हजारों करोड़ इस चीज में डुबाए जा रहे हैं। तो ये जो अखिलेश जी जो लॉजिक दे रहे हैं वो यानी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना रहता हूँ और देखता हूँ कितने कॉन्वर्जेशंस क्या होते हैं, तो क्या होता है कि जो डिफेंस आता है वो एक तरह का आता है अलग अलग अकाउंट से। तो मैंने जब 2 दिन पहले जो ट्वीट किया था तो यही डिफेंस बीजेपी सपोर्टर से आ रहा था, और ये घूम के अभी जर्नलिस्ट से आ रहा है। तो ये बार बार होता है कि सब लोग को टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं कि देखिए आप इस तरह से बचाव कीजिए हम लोग का, और सब लोग एकजुट होके एक ही स्वर में बात करते हैं कि देखिए ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अभी एक्चुअल डिटेल्स में अगर देखे तो आई मीन मुझे ये नहीं पता कि जो जो महाराष्ट्र में हुआ वो कब डिसीजन लिया गया था या किस बेसिस पे डिसीजन लिया गया था। राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे लेट्स से इवन इफ दैट इज अ रॉन्ग डिसीजन, अगर गलत डिसीजन है, वो एक गलत डिसीजन दूसरे गलत डिसीजन को नहीं जस्टिफाई करता है ना। तो ये कंसिस्टेंटली होता है कि इंडिया में कुछ सालों से होते जा रहा है कि देखिए ये लोग ये डिसीजन ले रहे हैं तो हम लोग ये डिसीजन क्यों नहीं ले सकते। एंड काफी बार ये होता है कि दोनों गलत डिसीजन है। अभी बार बार जो शाहबानो केस के बारे में बोलते हैं या जो भी बोलते हैं कि ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, जब तो इंडिया में कंसिस्टेंटली रहा है कि जो गलत डिसीजंस ली गई है उससे ही तुलना होती है। पाकिस्तान में कुछ हुआ है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, सऊदी अरेबिया में कुछ हुआ है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। तो ये कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी रही है। आनंद, ये सेंट्रल विस्टा को लेके आप क्या सोचते हैं ऐसे टाइम पे, ऐसी स्थिति जब खड़ी हो गई है तब? नहीं, सेंट्रल विस्टा का वो जो आपने तर्क दिया, मतलब एक अपने समय में किसी सरकार की जैसे एक पैरेलल आइकोनोग्राफी की थी, इसी तरह एक पैरेलल आर्किटेक्चर का एक
उसकी छाप अपने राज्यकाल में छोड़ने की, वो सामान्य समय में उसका एक तर्क हो सकता है, और वो भी एक कॉलोनियल समय के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आर्किटेक्चर तैयार था, उसको भारत के मतलब आज़ादी के बाद के भारत के अनुसार बनाया जाए। वो अपने एक आर्किटेक्चरल तर्क हो सकता है जब स्थिति सामान्य हो। जी। लेकिन अभी क्या है कि पिछले एक तो फ़र्क ये देखने को मिल रहा है कि अब जब ज़्यादा सरकारी संसाधनों में और भी पब्लिक स्पेसेस में ज़्यादा अनुशासन की आवश्यकता है, हम्म। तो पिछली बार से ज़्यादा तो अब एक इसका क्या कोई आर्थिक लॉजिक है, या फिर एक संदेश देने की ये कोशिश की जा रही है कि मतलब लॉकडाउन का जो आर्थिक मार था उस तरह की स्थिति नहीं है, या लेकिन ये एक विडंबना है कि इस बार जो है एक सामान्यता का वातावरण बना हुआ है। पिछले पिछले तो पिछ क्योंकि आपने आनंद एक बड़ी दिलचस्प बात कही, तो मैं चाहूंगा मेघनाद और प्रतीक के पास भी अगर कुछ, बस मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देना हूँ। ये इस समय हो रहा है अभी, इसको दी जा रही है। दो काम किए गए, इसको एसेंशियल सर्विसेज में इमीडिएटली सरकार ने रखा और सारी ग्रीन सिग्नल तुरंत दिए आज से 15 दिन पहले। फिर प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस रेजिडेंस और वाइस प्रेसिडेंट के रेजिडेंस को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उसकी डेडलाइन तय की गई। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की खबर है। तो जो आप कह रहे हैं कि शायद ये संदेश देने की कोशिश हो कि भाई लॉकडाउन है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ इस प्रोजेक्ट को लेके नहीं, हाँ। कई चीजें जिनमें ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ प्रीमियम ट्रेन जो है अभी रोकी गई हैं। हाँ। जैसे राजधानी राजधानी दुरंतो। और ये शताब्दी वगैरह जो है 8-9 तारीख से, और ट्रेनें चल रही हैं, और भी कई चीजें बहुत सामान्य हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक जो प्रशासनिक अनुशासन है उसकी अभी आवश्यकता पिछले साल से भी ज्यादा है। और वो सेंट्रल विस्टा को भी लेकर हो कि उस कार्य को रोक कर अभी संसाधनों को और जो एनर्जी भी है, ऊर्जा, जो प्रशासनिक ऊर्जा है, उसको दूसरी दिशा देने की आवश्यकता है। ठीक है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से रसद मंगाई जा रही है, हेल्प मंगाई जा रही है, सामग्री मंगाई जा रही है सहायता के लिए। मेडिकल सर्विसेज आ रही हैं, कहीं से ऑक्सीजन आ रहा है, कहीं से रेमडेसिविर आ रहा है, अलग अलग जो जितना दे सकता है, जो कर सकता है अपनी तरफ से। मेघनाथ, में ये लॉजिक की सरकार ये अगर दिखाना चाह रही है कि नहीं भाई सब कुछ ठीक ठाक है और सेंट्रल बन रहा है, तो ये सब चीज ठीक ठाक नहीं है, मतलब कि कुछ प्रक्रियाएं समानांतर चलती रहेंगी, मतलब इसको ये नहीं होगा। ये किस स्तर पर हो रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो अ, एक आपातकालीन मानसिकता होनी चाहिए अभी सरकार की, वो बहुत क्षेत्रों में नहीं दिख रही है। सब कुछ सामान्य का तो संदेश दिया ही नहीं जा सकता जब सामान्य नहीं है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं जो हैं वो नहीं समझ में आ रही मुझे। मेघनाथ, आपकी टिप्पणी फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जी, प्रतीक ने जो एक तर्क दिया कि वो एमएलए वाला जो तर्क दिया, वो मुझे भी काफी लोगों ने बोला। तो आई थिंक मैं एक्चुअली जब उसने बोला तो मैं सरप्राइज हो गया कि मुझे भी एक्चुअली वो 2-3 लोगों ने बोला। तो आई थिंक इज राइट कि थोड़ा सा टॉकिंग पॉइंट दे दे। एक और आई थिंक प्रतीक तर्क यूज कर रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स जो वहां पर काम कर रहे हैं, 300 माइग्रेंट वर्कर, उनको फिर और क्या काम मिलेगा? क्या आप चाहते हैं कि उनका जॉब चला जाए या फिर उनकी सोर्स ऑफ इनकम चली जाए? ये भी एक मुझे तर्क सुनने को मिला है। पर एक सर, आपको आपने जो बोला कि 20,000 करोड़ जो इस पे खर्च कर रहे हैं और 30,000 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन के लिए खर्च कर सकते थे। आई थिंक यहाँ पे ना बजटिंग प्रायोरिटी की भी बात आती है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो था वो पिछले साल 2019 में दिसंबर के आसपास उन्होंने अप्रूव कर दिया था। तब उसके बाद उसका एलोकेशन शुरू हुआ था। तो आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका जो पैसा है वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। आई थिंक उसको डिले कर सकते थे, क्योंकि एक सिंबॉलिक, आप अगर देखेंगे कि अभी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इवन लोकल मीडिया में भी आपको दिख रहा है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर की मेगलोमेनिया पे बात हो रहा है, उनके सेल्फ सर्विंग नेचर पे, कि अपना खुद का घर बनाए जा रहे हैं और आजू बाजू में लोग मर रहे हैं। और यही एक इंटरेस्टिंग चीज थी। आईपीएल के बारे में लोग बोल रहे थे, पर आईपीएल तो कैंसिल हो गया। आईपीएल भी लास्ट वीक कैंसिल हो गया। तो मुझे लगता है कि
इस पर अभी के लिए रोक देनी चाहिए, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन कि आपको ये दिखाना है कि आपकी प्रायोरिटी अभी क्या है। जैसे आनंद ने भी बोला, अभी प्रायोरिटी पैंडेमिक से डील करना होना चाहिए, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होना चाहिए। और अगर आप साइड में अपना महल बना रहे हैं तो फिर लोग तो बोलेंगे कि भैया आप मतलब ये क्या चालू है एग्जैक्टली, राइट? तो सिर्फ या सिंबॉलिक नहीं है। आई मीन सिंबॉलिक ठीक है, एक मैसेज देते हैं कि दैट हम वी केयर फॉर यू, ऐसा एक मैसेज देते हैं। मगर दूसरा ये बात है कि गवर्नमेंट काफी क्षेत्रों में ये भी बोल रही है कि देखो स्टेट को खर्चा करना चाहिए, स्टेट को खर्चा करना चाहिए, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या कुछ भी हो। तो वो सब चीज में ये पैसा क्यों नहीं यूज हो सकता है? ठीक है, भले ही वो पहले बजट एलोकेट हो गया हो, मगर ऐसा कोई लीगल प्रोविजन है कि ये रीडायरेक्ट नहीं हो सकता है ये जो पैसा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग रिसोर्सेस में स्विम कर रहे हैं। हम लोग एक डेवलप्ड नेशन नहीं है कि हम लोग के पास इतने सारे रिसोर्सेस है कि देख रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो रहा है, हॉस्पिटल्स में आग लग रही है, जहां ऑक्सीजन बन रहा है वहां आग लग रही है। यानी इतनी जगह खामियां हैं। तो ऑब्वियसली अगर 20,000 करोड़ जितना जो अमाउंट है, अगर वो लीगली रिडायरेक्ट हो सकता है तो उसका फायदा कैसे नहीं होगा, वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो और ये भी एक चीज है कि ये जो बजटरी एलोकेशन की बात है, बजटरी एलोकेशन में कितने चेंजेस होते हैं एक बार बजट के बाद। साल पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर में इतने सारी चीजें घटाई जाती हैं, लोगों का कोटा बढ़ाया जाता है। तो इसमें एलोकेशन केवल हो जाने की वजह से किसी चीज को तर्क देना भी, मतलब ये बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है उसके पीछे। सही है, मतलब रिवाइज्ड बजट भी दे सकते थे बाद में कि अभी प्रायोरिटी नहीं है, बाद में करेंगे इसको करके, ये भी सही है। ठीक बा। एक दो और हेडलाइंस है, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से और फिर हम अपने मुख्य चर्चा पर आते हैं। तो कर्नाटक में एक बड़ी दुर्घटना हुई जहां पर ऑक्सीजन की कमी की चलते, चेंगलपेट अस्पताल है वहां का, वहां पर 24 मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह की एक घटना दिल्ली में भी पिछले हफ्ते हुई, जिसमें दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, खत्म हो गया और 12 लोगों की जान चली गई। ये मतलब बहुत अजीब सी विडंबना, हम इतने आसान तरीके से ये खबरें पढ़ पा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा विद्रूप स्थितियां हैं। और मौत को, मतलब ऑक्सीजन जैसी चीजों की कमी की वजह से लोग मर गए जो कि बच सकते थे, ये भी अपने आप में बड़ी भयावह स्थिति है हमारे सामने इस समय। और आईपीएल का मेघनाथ ने बताया कि किस तरह से आईपीएल को कैंसिल कर दिया गया है। अब बीच में ही कैंसिल नहीं किया गया है, इसको पोस्टपोन किया गया है। बाद में इसको फिर से जब कोई समय बनेगा, स्थितियां अच्छी होंगी, तो शायद फिर वो बाकी जो मैचेस हैं उनको पूरा कराया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है, लगातार हमारे कई रिपोर्टर्स कवर भी कर रहे हैं। वहां पर पंचायत चुनावों की ड्यूटी चल रही थी इसी सेकेंड वेव के बीच में, और बहुत सारे जो टीचर्स जो ड्यूटी पर थे उनकी मौतें हुई हैं। अब तक का जो आंकड़ा है, करीब करीब 700 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई है जो अलग अलग जगहों पर इलेक्शन ड्यूटीज में थे। बहुत सारे लोगों पर आपको खबरें न्यूज लॉन्ड्री पर भी पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स वहां से कवर कर रहे हैं। मैं एक थोड़ी सी एडिशन कर देता हूँ इसमें। आकांक्षा ने एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट किया है गोरखपुर से, इस पर एक वीडियो रिपोर्ट है। 34 वहाँ पर मौतें हुई है टीचर्स की, तो उन्होंने वहाँ पे जाके उनके फैमिलीज से बात की है। तो वो जरूर देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो है। और मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि ऐसी रिपोर्टिंग करने के लिए रिसोर्सेस लगते हैं। प्लीज न्यूज लॉन्ड्री को, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, अगर आपको हमें सपोर्ट करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और इसके अलावा एक और आखिरी खबर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण महाराष्ट्र में भी सरकार ने देने का फैसला किया था, उसको खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो मेघनाथ, इस चीज पे जो कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो जजमेंट दिया, उस पर तो बात करेंगे ही। मेघनाथ चूंकि उस इलाके से हैं और जानते समझते हैं, तो वो रिजर्वेशन की जो पूरी स्थिति है उसके बारे में जानेंगे। हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। जो पहला विषय था वो मेरे ख्याल से बंगाल का इलेक्शन है, और वहां पर जो हिंसा हुई। प्रतीक भी हमारे साथ हैं, और प्रतीक, अचानक से जैसे ही नतीजे आने के बाद अगले दिन से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, और बहुत सारी फेक न्यूज भी फैलाई गई। ये एक सामान्य बीमारी सी हो गई है कि कोई भी छोटी सी घटना होती है और सोशल मीडिया पर उसको अलग अलग रंग, अलग अलग तरीके से एस्केलेट किया जाता है। तो ऑल्ट न्यूज लगातार इस चीज को सामने लाता है, उसके पीछे की सच्चाई, वीडियो से लेके, पोस्ट से लेके। इसमें हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने फेक न्यूज फैलाया।
अपने तरफ से उन्होंने, और इसको एक कम्युनल टोन देने की कोशिश, कम्युनल एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। आप थोड़ा सा अगर हमें बता पाएं कि वो कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, क्योंकि हमारे अपने रिपोर्टर ने इस पर एक बड़ी रिपोर्ट की है जिसमें ये सामने आया कि मेघनाथ ने भी जिक्र किया कि दोनों तरफ के लोग मरे हैं, भाजपा के भी लोग मरे हैं उसमें और टीएमसी के लोग भी मरे हैं, और एक कम लेफ्ट पार्टी का भी एक आदमी मारा गया, समर्थक मारा गया है, और भी इस तरह के लोग हैं। फिर भी हमारे सामने जो तस्वीर सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में इधर उधर फैलाई गई वो ऐसा था कि एक तरफा बीजेपी के लोगों को मारा जा रहा है, या बीजेपी या हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये खबर। और उसमें बड़े बड़े स्वपन दास गुप्ता जैसे लोगों ने फेक न्यूज फैलाई। वहां पर जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी को, उन्होंने फेक न्यूज फैलाई, और भी तमाम लोगों ने, ऐसे कई नाम है। इवन इंडिया टुडे के एक पत्रकार हैं हल्दर करके, उनका पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उन्होंने और बाद में माफी दीप मांगी। हल्दर। अब उन्होंने माफी मांगी है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि जब इतने बड़े बड़े लोग इस तरह की चीजें करते हैं तब निपटना कितना मुश्किल होता है। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसे बीमारी बोल के कैरेक्टराइज ना किया जाए, क्योंकि बीमारी में अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो यूजुअली उसमें मेरा कोई चॉइस नहीं रहता, एक्टिव चॉइस नहीं रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सावधान हो सकता है तो वो सब बोल सकता है, लेकिन कोई एक्टिव चॉइस नहीं रहता है। जब फेक न्यूज फैलाई जाती है राइट्स के समय, हम लोग को पता था, यानी जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, जैसे ही फर्स्ट इंसिडेंसेस ऑफ वायलेंस आए, और वेस्ट बंगाल में एक रहा है हिस्ट्री पोस्ट पोल वायलेंस का, इलेक्शन के बाद में वायलेंस होता ही है। हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन क्या, जो रेगुलर आपके म्यूनिसिपैलिटी के वो सब इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस होता है। तो हम लोग को पता था कि पोस्ट पोल वायलेंस होना है, और जैसे ही वायलेंस होना है उसके साथ मिस इन्फॉर्मेशन आना है। ये इसलिए पता था क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इसको डिस्बर्स किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि अभी पुराने पुराने फोटो, पुराने पुराने वीडियो, ये मैं बहुत सालों से बोलता आ रहा हूँ, जब से मेरी इसकी समझ हुई है। मैं एक स्लाइटली हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। जब बालाकोट हुआ था, तो तब ये 300 का नंबर रिपोर्ट किया गया था। न्यूज लॉन्ड्री ने खुद ने स्टोरी की थी कि ये जो शायद आंकड़ा है वो निर्मला सीतारामन से आया था, और मगर ये जो 300 का आंकड़ा था वो उसका कोई एविडेंस नहीं था, और ये हर चैनल, हर न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। अभी इस बीच में ये हुआ था, जब तक मुझे याद है, CNN, IBN और एक चैनल, एक जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे एक जवान, उनकी माता के पास गए थे और उनकी माता को पूछा था कि आप अभी खुश है या नहीं। तो तब उन्होंने कहा था कि देखिए, जब मेरा बेटा मरा था तो आपने पूरे टीवी में दिखाया था उसकी डेड बॉडी, मगर अभी एक भी डेड बॉडी क्यों नहीं दिख रही है? आप बोलोगे 300 लोग मर गए तो एक भी डेड बॉडी क्यों नहीं दिख रही है? तो उसके बाद में ही, आप लोग को याद है या पता नहीं, मगर व्हाट्सएप पे 10-10 के फोटो, 9 से 10 फोटो सर्कुलेट होने लगे डेड बॉडीज के, कि देखिए ये लोग मरे हैं पाकिस्तान में, जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ है उसके ऊपर। और ये जो फोटोज थे, तो बेसिकली मास दिखाया जा रहा है कि देखो इतने सारे लोग मरे, और एक रूम में चद्दर से ढके हुए काफी बॉडीज थी। और जब हम लोगों ने देखा तो ये बॉडीज एक्चुअली कोई एक हीट स्ट्रोक में पाकिस्तान में काफी लोग मर गए थे, तो उन लोग की बॉडीज थी, और एक सेट ऑफ पिक्चर्स थे अर्थक्वेक में मरे थे, वो थे। और ये सब क्या जत्थों में थे ये बॉडीज, ऐसा नहीं था कि इंडिविजुअल बॉडीज थे। तो अगर आप देखो मिस इन्फॉर्मेशन का जो कंटेंट इस केस में, तो एक रूम में बहुत सारी बॉडीज, अभी आपको क्या दिखाना है कि बहुत सारी मौतें हुई है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगुलर बॉडी ली है, एक रूम में जहां बहुत सारी बॉडीज है वो ली है। अभी मैं ये कंसिस्टेंटली पूछता हूँ कि ये जो हीट स्ट्रोक की इमेजेस है, जो कम से कम 4-5 साल पुरानी थी बालाकोट से पहले, ऐसा हुआ कि किसी ने देखी और सडनली उनको दिमाग में आया कि अच्छा ये तो बालाकोट की फोटो है? ऐसा नहीं होता है ना। लोग ढूंढने जाते हैं कि देखिए, मुझे ये इस प्रकार की एक फोटो चाहिए जहां दिखे कि मास कैजुअलिटी हुई है, और उस फोटो को लेके बाद में मैं सर्कुलेट करूं ताकि लोगों में ये विश्वास हो कि देखिए जो हुआ है वो सच हुआ है। टू बेसिकली गिव जो एक गवर्नमेंट नैरेटिव खड़ा करना चाहती है उसको सपोर्ट कैसे किया जाए। तो मेरा मानना, कंसिस्टेंटली ये मानना है कि एटलीस्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होता है, डिजाइन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सोच नहीं रहा है, वहां सोच के किया जा रहा है। अभी
फास्ट फॉरवर्ड टू अभी जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं, और जैसे मेघना ने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है, और इसका सालों से सालों, डिकेड्स हो गए, ये वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के रूल में भी हुआ है, और अभी तक कोई स्टेट ने उसका उपाय नहीं निकाला है। ये बाकी स्टेट्स में इतना नहीं दिखता है, बहुत इंटेंसली फॉट इलेक्शंस के बाद में भी बाकी स्टेट्स में इतना नहीं दिखता है जितना वेस्ट बंगाल में दिख रहा है। लेकिन डिस्पाइट दैट, अगर आप जो कंटेंट देखे जो सर्कुलेट हो रहा है, उसमें ऐसे एक हिंदू जेनोसाइड का कि एक नरसंहार हो रहा है, आई डोंट नो इफ आई एम गेटिंग द प्रोनाउंसिएशन राइट, बट कि एक हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, और कुछ करना चाहिए, प्रेसिडेंट्स रूल लाना चाहिए। अभी टू एलिवेट द कॉन्वर्जेशन टू दैट लेवल कि जेनोसाइड हो रहा है, और प्रेसिडेंट्स रूल चाहिए, और जो ग्राउंड रियलिटी है और एक इमोशन बिल्ड करना है कि प्रेसिडेंट्स रूल चाहिए, ये जो डिफरेंस, जो इमोशनल डिफरेंस है, लोगों का वो जो इमोशनल एलिवेशन करना है कि वो लोग सीरियसली सोचे कि ये हो रहा है, उसके लिए आपको मिस इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप ये इमोशन को कैसे आप एलिवेट करेंगे। जो 9 मौतें हुई है या 11 मौतें हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, उसको आप एक जेनोसाइड जहां हजारों लोग मर रहे हैं, उस लेवल ऑफ इमोशन तक कैसे एलिवेट करेंगे। तो जैसे काफी इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये बंगाल में जेनोसाइड हो रहा है, बहुत सारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। फर्स्टली ये कम्युनल वायलेंस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल वायलेंस है। ठीक बात। और दूसरी बात यह है कि जो फोटोज लिए जा रहे हैं अभी, अगेन बहुत एक डिजाइन की तरफ से पहले के राइट्स के अलग अलग चीज फोटोज लिए जा रहे हैं, जहां दिख रहा है वायलेंस हो रहा है, ओनली टू एलिवेट। और इस बार तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि अभी जैसे बीरभूम में बोला जा रहा है कि गैंग रेप हुए हैं, और एक महिला का फोटो सर्कुलेट हो रहा है कि ये महिला विक्टिम है। वैसे हम लोगों ने कल ही डॉक्यूमेंट बनाया है, 10-11 इंस्टेंस है। पहले क्या होता था कि हम लोग जब फैक्ट चेक करते थे वेस्ट बंगाल में, अगर आपको याद हो तो आई थिंक 2-3 साल पहले वो एक काबा का एक मॉर्फ फोटो सर्कुलेट हुआ था, तभी भी राइट्स हुए थे। तो जब भी हम ये राइट्स होते हैं, यूजुअली हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन का क्वांटिटी काफी होता है, मगर हम लोग को इतनी तकलीफ नहीं होती है जड़ तक पहुंचने में कि ये फोटो यहाँ से, ये वीडियो यहाँ से। इस बार जो हो रहा है कि कम से कम हम लोग ने कल ही वो जो गूगल डॉक्यूमेंट बनाया है, 11 से 12 ऐसी स्टोरीज है जो हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, जो हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे कि ये फोटो वीडियो आए कहाँ से। क्योंकि दिमाग में यही लगेगा ना, जब तक हम लोग को नहीं पता चलता कि फोटो वीडियो कहाँ से आए, हम लोग ये बोल भी नहीं सकते कि नहीं हुआ है। पुलिस भले ही बोले, पुलिस ने मैंने मिस्टर नागेंद्र त्रिपाठी से भी बात की जो बीरभूम के एसपी थे, और उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया तो एक अलग लेवल पे चल रहा है, मगर जमीन पे मैं हूँ, मुझे कॉल्स आ रहे हैं, और मैंने हम लोग के यहाँ 24 पुलिस स्टेशन है बीरभूम में, हर पुलिस स्टेशन से मैंने लोग दौड़ाए हैं और हर इशू की जांच की। और ये याद रखना चाहिए कि जो मिस्टर नागेंद्र त्रिपाठी है वो ईसी अपॉइंटेड है। उनका जब एमसीसी आया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया, तो तब मिस्टर नागेंद्र त्रिपाठी बीरभूम में अपॉइंट हुए थे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई भी वाक्य नहीं मिला है जहां गैंग रेप हुआ हो, ये, मगर तो भी हम लोग स्टोरी नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, ऑल्टी ने स्टोरी नहीं की, क्योंकि हम लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि ये फोटो कहाँ से आया है, ये फोटो वीडियो जो। और एक बोल रहा है कि एक सुदीप विश्वास नाम के कार्यकर्ता बीरभूम में मारे गए हैं। मैंने उनको पूछा कि बीरभूम में ऐसी कोई घटना हुई, ये बोले कि नहीं, कोई एक गौरव नाम के कार्यकर्ता वोटिंग के टाइम मारे गए थे, लेकिन अभी हाल में किसी की मर्डर की खबर नहीं आई है। ये कन्वर्सेशन है करीबन 36 आवर्स पहले की, जब ये फोटो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही थी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी हो, पहली बार किसने ये फोटोस सर्कुलेट की, ये इस तक भी नहीं पहुंच पा रहे? नहीं, पहली बार, देखिए पहली बार तो हम लोग ट्राई भी नहीं करते हैं, क्योंकि पहली बार जानना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट्सएप के जमाने में, एंड टू एंड सर्कुलेशन के जमाने में 10,000 तरह के सोशल मीडिया नेटवर्क्स है। अभी कू पे किसी ने पहली बार डाला होगा तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि देखिए कू पे डाला है, बाद में ट्विटर पे आया, बाद में फेसबुक पे आया। तो पहली बार मिस इन्फॉर्मेशन के जमाने में ये देखना ही नहीं चाहिए कि पहली बार किसने सर्कुलेट किया है, क्योंकि ये कोई भी अगर
दावा भी करे कि मुझे पता है कि पहली बार इस फलाने इंसान ने सर्कुलेट किया, तो मैं उस दावे को नहीं मानता हूं, क्योंकि इम्पॉसिबल है इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवर करना। और व्हाट्सएप में अगर पहली बार हुआ हो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पहली बार किसने डाला है। तो पहली बार किसने डाला है वो नहीं पता है। लेकिन काफी जो भाजपा के जो समर्थक है सोशल मीडिया पे ये फैला रहे हैं, आप देख सकते हैं ट्विटर पे, आप सर्च करेंगे सुदीप विश्वास नाम से तो आप देखेंगे कि काफी लोग ये फैला रहे हैं। अभी ये जो अलग अलग के फोटोज है, वीडियोस है, काफी कुछ हम लोगों ने, आई थिंक कम से कम हम लोग ने 10 से 15 स्टोरी की होगी, मैंने गिना नहीं है। यानी जो एक आलोचना भी होती है ऑल्ट न्यूज की, देखिए आप कोई पेरिफेरल कुछ ढूंढ के डाल देते हैं और आप बोलते हैं कि हुआ ही नहीं है, कि वायलेंस हुआ ही नहीं है। तो हम लोग का यही कहना है कि देखिए पेरिफेरल नहीं है, हम लोगों ने 15 स्टोरी की है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक दो फोटो डाले और हम लोग बोल रहे हैं कि, और पहले तो ये हम लोग बोल ही नहीं रहे कि वायलेंस नहीं है, हम लोग हर चीज में बोलते हैं कि देखिए वायलेंस हो रहा है, मगर ये फोटो या वीडियो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वायलेंस का। बट दूसरी बात ये है कि कि इतना एक बड़ा कैश ऑफ फोटोज और इमेजेस इस बार आया है कि ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है, ये एक अलग पैटर्न है कि काफी प्री प्लानिंग हुई है। मैं जब बोल रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये सब काफी प्री प्लानिंग हुई है, और उसके चलते इतना बड़ा कैश ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस देखा जा रहा है। यही मेरा कहना है था, क्योंकि द मोटिव वाज टू बहुत एलिवेट द इमोशन कि बहुत इस इंटरेस्टिंग जानकारी आपने दी कि जिस हिसाब से ये दिख रहा है, इसमें एक कोई प्री प्लान दिख रहा है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से स्प्रेड हुआ है कि उसके रूट को तक या उसके वहां तक पहुंच पाना, ओरिजिन तक मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें आनंद और मेघनाथ को भी इसमें जोड़ता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आनंद, एक बार ये जो पूरी फेक न्यूज की वायलेंस का एक कल्चर है जिसका प्रतीक ने भी जिक्र किया, हम लोग लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि ये होता रहा है वहां पर। लेफ्ट के जमाने से जब वहां पे चल रहा था तब भी प्री पोस्ट पोल इस तरह के वह हिंसा होती रहती थी, राजनीतिक हिंसा। इसको कम्युनल टोन देना जाना, आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये पहली बार हो रहा है या फिर ये जानबूझकर इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, वो बैड लूजर होते हैं ना जो, तो किसी भी तरह से फिर अपनी हार के कुंठा से निकलने के लिए इस तरह की चीजों को बढ़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। नहीं, जो पहला इसका पक्ष है उस पे मैं नहीं जाऊंगा कि इस पर मतलब इसके पीछे मंशा क्या है, लेकिन ये होता आया है, ये भी एक बात सच है। और एक चीज है इसमें कि जो बंगाल है उसमें जो स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट पावर जो राजनीतिक पार्टियों का है वो बहुत मायने रखता है। और ये 2 लेवल्स पे है कि एक काडर और पार्टी का फ्यूजन और पार्टी और स्टेट का फ्यूजन। एक इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर है वहाँ, एक राजनीतिक संस्कृति उस तरह की बन गई है कि दोनों एक दूसरे का को अपना पूरक मानते हैं। तो ये जब चुनाव चल रहे थे तब इंद्रजीत हाजरा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा था जो कि अभी बहुत रेलेवेंट लग रहा है कि बंगाल में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, राज्य स्तर पे कुछ भी परिणाम आए, कि आप हारने वाले की तरफ नहीं रहें। यह एक एंग्जायटी वोटर में रहती है कि आप हारने वाले की तरफ नहीं रहें, वो आपके पसंद की पार्टी हो या ना हो। तो वो भी स्ट्रीट पावर और वायलेंस से ही रिलेटेड है। ममता बनर्जी खुद इस दौर से लेफ्ट के राजनीतिक हिंसा, हालांकि उसका रूप दूसरा था लेकिन फिर भी उसको झेल कर निकली हैं। और वहाँ शायद पॉलिटिकल फॉर्च्यून नेविगेट करने का एक स्ट्रीट पावर एक बड़ा एक तरह से पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे आया है, तो वो उसमें कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा जो प्रतीक कह रहे थे कि हाँ, ये जो फेक न्यूज हर तरफ से, वो इसमें एक एक्सपेक्टेड जो वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन, रायट्स वगैरह में ये सब बहुत समय से चलता आया है और पार्टियां इसका यूज करती हैं, राजनीतिक दल यूज करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फेक न्यूज तो इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पे के स्तर पर एक चिंता का विषय है ही। और लेकिन अभी हिंसा जो है, हिंसा जो दोनों तरफ से या तीनों तरफ, क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम ने भी आरोप लगाया है कि उन पर भी हमला हुआ है टीएमसी द्वारा। और तो
मेरे ख्याल से हिंसा जो है, जो भी हो रहा है, जो फेक हो रहा है उसकी तो वो तो इंफॉर्मेशन लेवल की लड़ाई है। लेकिन जो रियल जो है लॉसेस जो हैं वो एक्चुअल हिंसा से है। तो मेरे ख्याल से चिंता का विषय हिंसा होनी चाहिए और राजनीतिक संस्कृति जो में का ये भाग बन गया है ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। मेघनाथ, जी, मैं ना एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा सा इतिहास से भी मेघनाथ में जानना चाहता, क्योंकि आप वहां पर थे। जी इस चीज का सेंस कहीं लग पाया कि इतने हिंसक लोग हैं कि मतलब जी जान लेने, मतलब और कहीं देश में इस तरह से देखने को नहीं मिलता कि 20-25 लोग हम्म चुनाव खत्म हो गया, लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो मैं जब बंगाल में था तो मैं और मनीषा और परीक्षित इस पर ही बात कर रहे थे और हमारी बहस भी हो गई एक दो बार इस पर। मैं बोल रहा था कि वायलेंस होने वाला है, परीक्षित भी बोल रहा था कि वायलेंस होने वाला है, क्योंकि हम जो बैरकपुर गए थे, भटपाड़ा करके एक एरिया है वहां पर 2019 में इलेक्शंस के बाद एक लंबा सॉर्ट ऑफ स्लो बर्न रायट शुरू था। तो वहां पर हमने जब लोगों से बात की तो एक लोग बोल रहे थे बार बार कि हम पता करने की कोशिश करते कि वायलेंस शुरू किसने किया। तो वो बोल रहे थे कि हाँ, पार्टी पार्टी में शुरू हो गया और उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया, पार्टी पार्टी में शुरू हो गया उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया। तो वहां पे भी दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे। एक बीजेपी की काउंसलर है मनीष शुक्ला, उनका तो असैसिनेशन हो गया था एक पुलिस स्टेशन के सामने। और फिर कुछ टीएमसी के भी काउंसलर है, उनको भी गोली मारी गई। और ऐसे ही काफी इंसिडेंट्स हुए और ऊपर से शॉप्स जलाए गए, काफी काफी तरह से मार्केट में भी, भाटपाड़ा के मार्केट में ये एक इंसिडेंट बनाने की कोशिश की गई। तो वहां पर एक बहुत ही क्यूरियस चीज बोली थी, काफी शॉपकीपर्स ने हमको बोला कि अभी इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं 2 मई को, तो हम अपना सामान सबका सब एक हफ्ते पहले गोडाउन में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे दुकान जलने वाले हैं। और ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए, कोई भी जीत जाए, हमारे दुकान जलने वाले हैं। तो हमको इतना सरप्राइजिंग लगा कि मतलब इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे। तो बोले कि हाँ, 2018 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था, अब 2021 आ गया, तो हम थोड़ी पागल है कि मतलब यहाँ पर अभी एक्सपेक्ट करेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। हमारा नुकसान होता है, कोई हमको हेल्प थोड़ी करने आता है। तो फिर ये जब सुना तब एकदम रियलाइज हुआ कि ये एक पैटर्न सा बन गया है बंगाल में। बट इस बार हुआ क्या है कि बीजेपी का, क्योंकि इनका इतना बड़ा नेटवर्क है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का, तो इन्होंने इसको नैरेटिव जो दिया है वो बहुत ही अलग है। इसको एक कम्युनल नैरेटिव दे दिया है। तो जैसे आनंद बोल रहे थे, जैसे प्रतीक बोल रहे थे कि हिंसा तो होती रहती है बंगाल में, क्योंकि मैं जा रहा था इलेक्शन में तो मदर इन लॉ से लेके सबने मुझे बताया कि बंगाल में पॉलिटिक्स जो होता है वो बहुत वायलेंट होता है। और ये क्या वायलेंट होता है, कैसे होता है, तो पार्टी पार्टी में लोग भिड़ जाते हैं। तो ये टेरिटोरियल कंट्रोल का एस्पेक्ट आता है वहां पे, कि जैसे आनंद ने बोला कि स्ट्रीट कंट्रोल वैसे होता है। और एक और चीज छोटी सी बोलना चाहूंगा कि एक पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है, आई थिंक इसमें भी कुछ पैटर्न्स है जो सिमिलर है। तेजस्वी सूर्या ने बंगलुरु में एक वॉर रूम में जाके कुछ 16 मुस्लिम लोगों के नाम लिए और बोला कि वो लोग स्कैम कर रहे हैं बेड का। और उसके इमीडिएटली बाद, ये न्यूज मिनट ने रिपोर्ट किया है, उसके इमीडिएटली बाद वो जो वीडियो जो किया है जहां पर तेजस्वी सूर्या जाके वो नाम पढ़ रहे हैं, वो वायरल हो गया। और उनके नाम और उनके पते, उनके फोटोज सब सर्कुलेट होने लगे। तो ये जो है, जैसे प्रतीक ने बोला कि ये बहुत ही थॉट थ्रू तरीके से ये लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग होता है। तो ये बंगाल में भी हुआ है, ये अभी बैंगलोर में भी देखा है हमने। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये तेजस्वी सूर्या के बारे में हुई कि बाद में जब एक्चुअली पता चला कि वहां पर 200 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे और इन्होंने बस मुस्लिम एम्प्लॉयज का नाम लिया था और कम्युनलाइज करने की कोशिश की उसको, तो तेजस्वी सूर्या गए वहां पर, उन्होंने अपॉलॉजी दी है एक, पर उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला उनको कि इसका वीडियो मत बनाना, इसका कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, मैं जो बोलूंगा वो वैसे ही होगा। तो आप सोचिए कितना घिनौना गेम चल रहा है यहाँ पर। एक तरीके से मतलब ऐसे मिस्टेक से स्प्रेड नहीं होता है ये सब, ये नैरेटिव बनाने के हिसाब से ही स्प्रेड होता है सब कुछ। और बंगाल में जब आप स्वपन दास गुप्ता जैसे लोग रहेंगे जो बुरी तरह से हार गए हैं और जो एरोगेंस उनके टपक रहा था पहले से ही, तो जैसे अतुल सर आपने कोई वर्ड यूज किया कि उन्होंने क्या बोला आपने, कि हारते नहीं है वो अच्छे से, लाइक दे आर नॉट गुड लूजर्स। आपने कुछ शब्द यूज किया था, अभी मैं भूल गया। अच्छा तो अच्छा ठीक है, जो भी है, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि बीजेपी बड़े सौर लूजर्स है। उन्होंने इतना बड़ा हाइप बना के रखा था कि भैया
ये हो रहा है, हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, पर अब गंदी तरह से हार गए, तो ये एक बैकलैश है, एक गुस्सा है, ताकि उनके कार्डर जो है उनको कुछ करने को मिल जाए और उनका जो सपोर्ट है वो भी बना रहे। तो अगर आप पैंडेमिक के बारे में भी देखेंगे तो मोदी जी वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके बोलते हैं कि हमने पैंडेमिक कब मतलब चला गया है इंडिया से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अब जब मौतें हो रही है तो अटेम्प्ट यही है कि ये बताने की नहीं सब ठीक है, और इसका इसका जो गुस्सा है वो रीडायरेक्ट करेंगे कहीं और। ठीक बात। आखिर इसमें एक बात मतलब एक इसी प्रसंग में, हिंसा के प्रसंग में एक बात और है कि मतलब ये कितने स्तर तक जा सकता है किसी पार्टी के कंट्रोल में, कि 2018 में जो पंचायत चुनाव बंगाल में हुए थे उसमें 35% सीट्स पे निर्विरोध चुनाव हुए थे। हाँ, 35% पे। अनअपोज जीत गए लोग। हाँ, हम्म। ठीक बात। थोड़ा सा इसमें बस आखिरी टिप्पणी इस विषय पर लेके हम अगले विषय पर जाएंगे। प्रतीक, अतुल सर सॉरी, एक एडिशन करना चाहूंगा। जो आनंद ने बोला कि 2018 में जो पंचायत पोल्स हुए थे, तो वो भी जो बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने अनअपोज्ड बहुत सारे कैंडिडेट्स टीएमसी ने खड़ा कर दिए थे। तो हम जहाँ पे गए थे, आमतला करके एक जगह है, वहां पर भी हमको यही देखने को मिला कि एसेंशियली पार्टी में लोग भिड़ना शुरू हो गए, और इसको फिर बाद में एक अभी हिंदू मुस्लिम का कलर दे रहे। मतलब 2018 का हुआ इंसिडेंट, एक आदमी मारा गया, मुसलमान है वो, उनके फादर से बात कर रहे थे, वो बोले कि वो तो पार्टी पार्टी में मर गए और टीएमसी के लोगों ने मारा, वो खुद ही हमको बोल रहे हैं। पर अभी जो हो रहा है वो एसेंशियली इसको एक मुस्लिम को मार दिया या फिर हिंदू को मार दिया, ऐसा एक ट्विस्ट दिया जा रहा है उसको। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल वायलेंस को ये लोग कैसे सिस्टमैटिकली कम्युनल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमको पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है, ये अभी नहीं हुआ है। मैं आखिरी इस पर थोड़ा प्रतीक से एक और टिप्पणी लेना चाह रहा हूँ कि प्रतीक, जब से हम देख रहे हैं कि इसमें जो अभी की जो स्थिति है, बंगाल का जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक न्यूज फैलाई जा रहा है, उसमें बड़े बड़े नेताओं का भी आता है। पहले भी नेताओं का रहा, लेकिन इसमें बड़ा, जिस ऑर्गेनाइज सिस्टम की बात आप करें, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बड़े बड़े नेता अचानक से ये फेक उसमें इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ऐसी स्थिति में मतलब ऐसा कभी हुआ कि इस तरह की चीजों पर जो सिस्टम है, वो चीजें सामने आने के बाद, जब चीज उसका असलियत सामने आती है, खुल जाता है राज, कार्रवाई हो उस पर, इन लोगों पर, इन नेताओं के ऊपर? क्योंकि अल्टीमेटली डिटरेंस तभी बनेगा, इस तरह की चीजें रुकेंगी कहाँ जाकर, जब कुछ कार्रवाई हो या सिस्टम उस तरह से ईमानदारी से काम करे कि इन्होंने फर्जी गलत सूचनाएं फैलाई वहां पर। और ये दो तरह का होना, जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार लोगों को अलग से सिस्टम को दंडित करने की जरूरत है। सिस्टम, मेरा मतलब है जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये जो फेक न्यूज फैला रहे हैं इतने बड़े बड़े लोग, इन लोगों के लेवल पे भी कहीं ना कहीं एक लाइन खींचने की जरूरत है। वो कहीं नहीं होता दिखता हमारे यहाँ। देखिए, पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर समय ये बड़े बड़े नेता डालते हैं। इस बार ऐसा कोई नया नहीं है। हर समय मेन स्ट्रीम मीडिया नैरेटिव बिल्डिंग में हेल्प करता है। जैसे इंडिया टुडे ने इस बार जो गैंग रेप था, जो एलिगेशन था, वो बार बार उन्होंने रिपीट किया। मुझे याद है कुछ 2 साल पहले दक्षिण कन्नड़ा में एक राइट हुआ था, जहां कहा गया था कि एक जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसको तेल से जलाया गया था, खौलते हुए तेल से जलाया गया था, उसको काफी कुछ बताया गया था। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था तब पता चला था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, डीकम्पोजिशन हुआ था बॉडी का, और इसलिए ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ हुआ है, कि आपके जेनिटल्स मिसिंग है, क्योंकि वो डीकम्पोजिशन हुआ था। लेकिन तभी भी बड़े बड़े नेताओं ने ये शेयर किया था, तभी भी इंडिया टुडे ने स्टोरी की थी कि देखिए ये बीजेपी का एलिगेशन है, और इस तरह से स्टोरी की थी कि लगे कि यही हुआ है। तो ये जो चेन ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग होता है, वो कार्यकर्ता से लेके पॉलिटिशियन से लेके, और उसका जो माइक मेगाफोन जो मेन स्ट्रीम मीडिया बनता है, ये हम लोगों ने बार बार देखा है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो आपका है कि इसको कैसे डील किया जाए, कि इसमें कोई कार्यवाही होनी चाहिए नहीं, तो उसमें तो देखिए थोड़ा एक लंबा चर्चा का डिस्कशन है, पता नहीं हम लोग के पास अभी टाइम है या नहीं। बट लीगल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए मिस इन्फॉर्मेशन का, ये एक अलग ही इशू है, और इसमें काफी तर्क वितर्क है। क्योंकि जैसे सिंगापुर में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, मगर देख रहे हैं कि वो ऑपोजिशन के खिलाफ यूज हो रहा है। जर्मनी में एक नेट डीजी बोल के एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, और उसके भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं।
तो ये एक ह्यूज पॉलिसी इशू है जो शायद 5 मिनट में हम लोग नहीं बात कर सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का लीगल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, ताकि जो 66A के साथ हुआ कि वो एक टूल बन जाता है, चाहे वो अपोजिशन के लिए हो या एक्टिविस्ट के लिए हो या जर्नलिस्ट के लिए हो, उस तरह का टूल ना बन जाए। क्योंकि काफी बार हम लोगों ने देखा है कि ऐसा कोई भी हम लोग लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं वो यूजुअली यूजफुल नहीं होता है, वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम बन जाता है सोसाइटी के लिए। और लीगल फ्रेमवर्क बनाएगा कौन? जो लोग पावर में है वो लोग ऐसा कोई फ्रेमवर्क तो बनाएंगे नहीं कि उन लोग को पॉलिटिकली उन लोग को आंच पहुंचे। तो ये एक विशेष साइकिल है कि क्या लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, मगर ये एक लंबे चर्चे का इस पे एक लंबी चर्चा होनी चाहिए। अभी 5 मिनट में इस पे चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी एक दुर्भाग्य की चीज है कि पॉलिटिकल क्लास जो अपोजिशन में है, जो उसका शिकार होता है, वो भी इस इतनी जरूरी चीज को अपनी पॉलिसी मेकिंग में, अपने मैनिफेस्टो जैसी चीजों में इस चीज को दूर रखता है। इसको ये चीजें मिसिंग रहती हैं उसके में, जबकि बहुत जरूरी है कि अब जब हम इस महामारी से गुजर रहे हैं, मतलब हम फेक न्यूज की महामारी से भी गुजर रहे हैं, उसके शिकार भी लोग हो रहे हैं, उसकी वजह से बड़े बड़े राइट्स क्रिएट हो जा रहे हैं, बड़े बड़े दुर्घटनाएं पैदा हो जा रही हैं, स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। फिर भी जो अपोजिशन या बाकी लोग हैं जो इस दिशा में काम कर सकते हैं, उनके दिमाग में या पॉलिसी के लेवल पे इस तरह की चीजों को अभी भी शामिल करने की वो शुरू नहीं हुई है। मैं जस्ट और एक चीज कहना चाहूंगा अतुल। देखिए, जब सोसाइटी में, मेरी ये समझ है कि जब सोसाइटी में अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं, कुछ साल पहले एक नया रेप लॉ आ गया, उससे रेप घटा या कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इंसिडेंसेस ऑफ रेप वही है। अभी वैक्सीनेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, आपको एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर चाहिए, मगर बाकी इतने सारे देश है जो नहीं कर रहे, हर चीज के लिए एक नया सॉफ्टवेयर। तो टूल्स जो होते हैं वो अंडरलाइंग इश्यूज नहीं सॉल्व करते हैं। उसके लिए तो आप एक नया लॉ ला भी दीजिए तो उससे अंडरलाइंग इशू नहीं सॉल्व होगा, मेरी ये समझ है। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में फर्स्टली अगर आपको किसी को दिखाना है, कोई गांव से अगर शहर में नया नया आता है और उसे अगर पता नहीं है कि लाल बत्ती कैसे जो क्या होती है और हरी बत्ती क्या होती है, तो उसे पहले पढ़ाना पड़ता है कि देखिए लाल बत्ती का ये मतलब होता है, हरी बत्ती का ये मतलब होता है। ना ही उसको आप सीधा फाइन कर दे कि देखो आपने जब लाल बत्ती थी आपने क्रॉस कर लिया। तो मेरे हिसाब से पहले किसी भी सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या सच है, क्या कि एटलीस्ट उन लोग को एक कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाद में आप उनको बोल सकते हो कि आप गलत हो। जब उनको पता ही नहीं है, उनके पास कोई माध्यम नहीं है पता करने के लिए कि आप गलत हो या ना हो नहीं हो, तो उसके पहले मेरे हिसाब से लॉ कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनाना चाहिए, पहले एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसके बाद में आप लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा अतुल सर। मैं वही कहने वाला था कि सर मैनिफेस्टो में ये चीज मेरे हिसाब से डाल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ना स्पीच का इशू आ जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट तो है नहीं, मतलब वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जहां पर लोगों ने अगर कुछ ऐसी खबरें फैलाई या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाई जिसकी वजह से कोई पब्लिक डिसऑर्डर हो गया, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। या फिर डेफेमेशन जो है वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब आप देखिए कि ऐसे कितने इंसिडेंट्स होते हैं फेक न्यूज के, जहां पर एक आदमी को या फिर एक औरत को टारगेट किया जाता है, जहां पर उनका एक मैसिव तरीके से एक डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करके उनका रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी फैमिली को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं। ये सब हमने काफी बार होते हुए देखा है। तो इस चीज में आप सोचिए कि आप अगर इस पर कार्रवाई करना चाहेंगे तो आपको हजारों लोगों पे डेफेमेशन का ये लगाना पड़ेगा, और फिर हमारे यहाँ पे क्रिमिनल डेफेमेशन अलग है, सिविल डेफेमेशन अलग है, वो हमारे लॉ सॉर्टेड नहीं है। तो फिर एक और नया कानून ऐसा ही कुछ काम करने के लिए लाने की कोई सेंस भी नहीं बनता है मेरे हिसाब से। नहीं, वो एक अलग चीज है जिसका जिक्र प्रतीक कर रहे हैं कि ठीक है, उस लॉ बना के किताब में रख देने से जरूरी है कि पहले सोसाइटी के लेवल पे अवेयरनेस का एक कैंपेन चलाया जाए, लोग जाने क्या है गलत क्या है, फिर उससे रिलेटेड कानून, वो दूसरा चरण है, सेकंड आता है वो बहुत। लेकिन मैनिफेस्टो में क्यों नहीं हो सकता? अगर इस देश में राम मंदिर बनाने की जैसी चीजें, जो कि बहुत सारे लोग इस देश की बड़ी आबादी मानती है कि गैर कानूनी काम था, वो है जहां पर मस्जिद खड़ी थी उसको गिराया गया हो, ये चीजें एक पार्टी अपने उसमें डाल सकती है मैनिफेस्टो में कि हम बनवाएंगे,
और हम इसके लिए काम करेंगे, हम कानून लाकर इस तरह की चीजें करेंगे, तमाम चीजें इस तरह की कहेगी। तो फिर फेक न्यूज जिसके जरिए सोसाइटी में इतना जबरदस्त अनरेस्ट पैदा हो रहा है, लोगों को भरमाया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उसके लिए कानून बनाने की बात मैनिफेस्टो में करना, मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं से गलत है या नहीं किया जा सकता। और एक अपडेट देना चाहूंगा मैं कि केरला में इनफैक्ट पहली बार एक प्री पोल अनाउंसमेंट हुआ है कि अभी तो इलेक्शन एलडीएफ वापस आ गई है, पता नहीं कि कितना इम्प्लीमेंट करेगी नहीं करेगी, मगर प्री पोल अनाउंसमेंट हुआ था कि वो लोग मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम करेंगे अक्रॉस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो केरला एज यूजुअल व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स पहला ऐसा प्रदेश है जिसने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि मीडिया लिटरेसी अक्रॉस स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो आई थिंक सत्याग्रह नाम दिया गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स करेंगे। और ये एक प्री पोल अनाउंसमेंट था, मैनिफेस्टो में शायद ना हो मगर प्री पोल प्रॉमिस तो था। ठीक बात। आनंद से एक आखिरी टिप्पणी और ले लेते हैं। आनंद, आपने इतनी सारी बातों को चुप रहते हुए केवल सुना, तो कुछ अगर आपको कुछ जोड़ना हो इसमें, फिर हम अपना आखिरी विषय पर चलें। अभी शायद 23 अप्रैल को रॉयटर्स का एक रिपोर्ट आया है करंट स्टेट ऑफ जर्नलिज्म में, तो उसमें उन्होंने खबरों की विश्वसनीयता पर यह एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि सिर्फ ये जो पत्रकारिता के क्या मापदंड हैं या एडिटोरियल क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब जर्नलिस्टों के आपस की बात रह जाती है, लेकिन उनके वर्ल्ड व्यू और रीडर के वर्ल्ड व्यू में काफी अंतर है। वो मतलब जो मीडिया लिटरेसी की ये बात कर रहे थे कि जैसे पाठक जो है या दर्शक जो है, उनको इन बातों से उतना मतलब नहीं है। वो खबरों की विश्वसनीयता पर दो बात से जाता है कि उसकी किस तरह की मीडिया कंज्यूम करने की आदत है, और दूसरी है कि दिखने में या फील करने में, मतलब व्हाट फील्स लाइक क्रेडिबल न्यूज, ये उसके लिए मतलब वो कैसा दिख रहा है और वो न्यूज किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उससे विश्वसनीयता ज्यादा जुड़ी हुई है, ना कि एडिटोरियल स्टैंडर्ड से। तो ये पाठकों की मानसिकता जो है और दर्शकों की मानसिकता, ये भी महत्वपूर्ण है कि कुछ अखबार ज्यादा विश्वसनीय इसलिए भी लगते हैं कि वो कैसे प्रेजेंट करते हैं चीजों को, या लोगों की क्या आदत रही है वर्षों से पढ़ने की। और यह भी मेरे ख्याल से जो खबर के बिजनेस में है, न्यूज बिजनेस में है, उनको चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर कोई सीरियस चीज है तो उसको सीरियसली कैसे प्रेजेंट करें, या उसको किस तरह से प्रेजेंट करें कि उसकी विश्वसनीयता दिखे। सिर्फ ये कहना है कि हम ज्यादा विश्वसनीय हैं, हमने ये किया है, हम ऐसे रिपोर्ट लाते हैं, वैसे लाते हैं, इसमें आम पाठक उतना नहीं रुचि लेता है। लेकिन विश्वसनीयता को कैसे बढ़ाया जाए आम पाठक के नजर में, उसके मेरे ख्याल से कुछ इनोवेटिव या मतलब या फिर बैक टू बेसिक्स ही उपाय करने होंगे। ठीक बात। इसका एक तरीका है जो हम लोग अपना रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड। तो सब्सक्राइब अगर करते रहेंगे हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारे कंज्यूमर हैं न्यूज के, जो तो उससे एक विश्वसनीयता की और जो अकाउंटेबिलिटी का वो होता है, स्तर होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमारा जो अगला विषय है वो महाराष्ट्र में जो मराठा रिजर्वेशन लागू हुआ था, उसके ऊपर हम थोड़ा सा समय जो हमारे पास बचा हुआ है उसमें बातचीत करना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 5 सदस्यों की इसको खारिज कर दिया है। और बड़ी दिलचस्प चीज उसने कही कि एक तरह के जो गड़बड़ी या कंफ्यूजन जो पैदा हो सकता था, उससे बचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक इसके तहत जो नियुक्तियां हुई हैं वो जस की तस बनी रहेंगी, लेकिन आइंदा से आगे से इसमें इसके तहत कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब इसमें एक दिलचस्प कमेंट है कोर्ट का। उसका ये कहना है कि एक तो जो मराठा जो पूरी जो कौम है, पूरी जाति है, उसको सोशली वो उस तरह की स्थिति से नहीं आती है जो जिस तरह का बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं उसमें उसको रखकर नहीं देखा जा सकता। दूसरा, वो जो 50% का मसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बंधन है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए इन दो चीजों को आधार बनाकर उसने खारिज किया है। इसके बावजूद आनंद, एक हमने देखा है कि पिछले काफी समय से कई जगहों पर इस तरह से किया कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस तरह के काम करती हैं अपनी जनता को, अपने जो इलेक्टोरेट्स हैं उनको खुश करने के लिए या उनको मैसेज देने के लिए, और फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर औंधे मुंह गिर जाता है। ये कई जगहों पर हमने देखा।
चाहे वो जाटों के आरक्षण का मामला हो यहाँ पर हरियाणा में या अलग अलग जगहों पे, राजस्थान में भी। तो एक तो ये है कि जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का, जो विचार है उसमें सोशल अपलिफ्टमेंट, जो सामाजिक बराबरी का जो भाव है कि इसके जरिए समाज के उन तबकों को बराबरी के स्तर पर लाया जाए जो हिस्टोरिकली पीछे रह गई हैं या जिनके साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ है, उनको बराबरी पर लाना। लेकिन ये जो सक्षम जातियां हैं किसी पॉकेट्स में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, चाहे वो महाराष्ट्र में मराठे हैं, चाहे गुजरात में पटेल्स हैं, या फिर जाट्स हैं यहाँ पे वेस्टर्न यूपी हरियाणा राजस्थान के की बेल्ट में, ये लोग इस तरह के किसी हिस्टोरिकल ऑपरेशन के शिकार नहीं है या सामाजिक रूप से किसी भेदभाव का भी उस तरह का शिकार नहीं है। इसके बावजूद वो कॉन्सेप्ट जो बराबरी का था या लोगों के अंदर एक समाज के अंदर जो समाज समानता लाने के भाव से रिजर्वेशन दिया, उसको इन लोगों ने गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम जैसा बना दिया है। ये रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को एक बार नए सिरे से फिर से सबको समझने की जरूरत है, खासकर पॉलिटिकल क्लास को, राजनीतिक वर्ग को पूरी तरह से। आनंद जी जी हाँ, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो प्रतिस्पर्धी पिछड़ापन है, कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस, जो कि हम भाई बैकवर्ड हैं ये दिखाने का कुछ सामाजिक समूहों में एक होड़ सी लग गई, क्योंकि स्टेट रिसोर्सेज जो हैं, वो स्टेट का एक बड़ा रिसोर्स है जॉब्स और सरकारी नौकरी या सरकारी संस्थाओं में दाखिला, एडमिशन्स। तो स्टेट रिसोर्सेज पे कुछ सामाजिक समूह जो हैं, भारत में अभी भी सरकारी नौकरी बड़ी चीज है और या कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन बड़ी चीज है, तो उस पर जो स्टेट रिसोर्सेज पर एक आसान रास्ता कई सामाजिक समूहों को लगा कि हम अगर गोल बंद होकर सरकार पर दबाव डालें कि पिछड़ेपन के आधार पर हमें भी कंसीडर किया जाए। तो अब इस पर अब इन सामाजिक समूहों का क्या राय है मुझे नहीं पता, ये कैसे पिछड़ापन अपना साबित कर रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, और बाद में उसे इकोनॉमिकली वीकर भी लाया गया पिछले 2-3 वर्षों में। मुख्य आधार जो है वो सोशल एंड एजुकेशनल। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ कि 2018 में ये कानून लाया गया था, तो उस समय इन लोगों ने एक जो वहाँ की स्टेट बैकवर्ड कमीशन है, गायकवाड़ कमीशन, उसके आधार पर इन्होंने ये मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया। तो ये कोर्ट में केस गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले भी 2019 में, और कोर्ट ने कहा कि हम इन प्रिंसिपल आपसे एग्री करते हैं कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आपने कमीशन ने कहा था कि आपको जॉब्स में 13% देना है और एडमिशन्स में 12%, और आपने दे दिया है 16%। मतलब सरकार ने जो कमीशन ने रिकमेंड किया था उससे भी अधिक दे दिया, 16%। तो बाद में इन्होंने 13-12 किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं हो तो इंदिरा शावनी केस जो 1992 का मापदंड है कि 50% का सीलिंग क्रॉस नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का, जो 1992 में स्थापित है। अगर आप कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है तो उसको साबित कीजिए, जो कि साबित करने में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में असफल रही कि मराठा डिजर्व करते हैं, मराठा कम्युनिटी। तो आपने ये स्थापित नहीं कर पाया, ये एक्सेप्शनल में नहीं लिया जा सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात जो कि आगे राज्य सरकारों के लिए मुश्किल ठहरा करेगी, उन्होंने कहा कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं ये सेंटर तय करेगी। इसमें 102 जो अमेंडमेंट का उन्होंने जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया, और वो नोटिफाई करेगी और प्रेसिडेंट ही नोटिफाई रिकमेंड करेंगी और प्रेसिडेंट ही नोटिफाई करेंगे। राज्य सरकारें सिर्फ सुझाव दे सकती हैं। मेरे ख्याल से ये आगे जो है एक चिंतन का विषय बनेगा राज्य सरकारों और सरकार और केंद्र सरकार में, और मेरे ख्याल से एक इसमें संशोधन के लिए लोग दबाव डालेंगे। ठीक बात। भाई इसमें एक बार प्रतीक की भी राय, कुछ राज्य हैं जिसमें ये 50% क्रॉस किया गया है, जैसे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में हाँ। और भी तो ऐसा नहीं है, लेकिन अपवाद आपको साबित करना होगा कि क्यों इनको दिया जाए, 50% क्यों क्रॉस किया। आनंद से मुझे भी एक सवाल पूछना था इसके बारे में।
कि एसेंशियली मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि ये 2018 में जो कानून पास हुआ था, उसके तहत मराठा रिजर्वेशन आया था। कुछ 32% पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की जो कि मराठा है, और एक बड़ा वोट बैंक ही है एसेंशियली। और आई मीन सभी पार्टीज इसको अपीज करने की कोशिश करते हैं, और अभी की जो एमवीए अलायंस गवर्नमेंट है वो भी इसको सपोर्ट करती है। मुझे इसके पॉलिटिकली इसका थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि अब सोचिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, पर मुझे लगता है ये एक बीजेपी को एक तरीके से एक अच्छा चांस भी मिल जाएगा अलायंस को पे अटैक करने का, और मराठास को अपनी तरफ वापस लाने का। तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था। आनंद कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस पर राजनीति तो शुरू हो ही गई है। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने लगाया कि राज्य सरकार ने इस केस को सही ढंग से सुप्रीम कोर्ट नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट को समझाने में असफल रही कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है। ये राजनीति शुरू हो गई, और उद्धव ठाकरे ने इसमें प्रधानमंत्री को कहा है कि आप पहल कीजिए, जब सेंटर इसको पहल करे और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाए। तो राजनीति तो शुरू हो गई है। अब स्थानीय वहाँ राजनीति महाराष्ट्र की क्या है, इस पर तो इस पर मेघनाथ ज्यादा बताएंगे। लेकिन इस पर जो है एक द्विपक्षीय तौर पर राजनीति, इसका जो है मेरे ख्याल से इस असफलता का जो है टिकरा किसके सर फूटेगा, इसी की राजनीति होगी। मैं इसमें प्रतीक को जोड़ूं उससे पहले बस एक सवाल मेघनाथ आपसे जानना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र की हालत है वहां पर आपने बताया 32% मराठे हैं। क्या वो मराठा जो समुदाय है 32% वहां की पॉपुलेशन में, वो रिसोर्सेज वाइज कहाँ खड़ा है? क्या वो दलितों की तरह से भूमिहीन है जिसके पास जमीनों का हक नहीं है? नौकरियों में वो क्या पूरी तरह से निग्लेक्टेड है? सामाजिक हैसियत में क्या उसके साथ उस तरह का भेदभाव होता है कि आपके साथ कोई बैठ के पानी नहीं पी सकता, आपके साथ कोई खाना नहीं खा सकता, आपके साथ इस तरह के भेदभाव का शिकार है वो? और जो बड़ा चंक है जमीनों का, उसमें उस रिसोर्स पर किसका अधिकार है? इनका हक है? इनके पास वो जमीनों के राइट्स हैं कि नहीं? मैं थोड़ा सा इसमें केयरफुली भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एसेंशियली जो लोग रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे, जो पॉलिटिशियंस, जो लीडर्स, जो 2016 से जो एजिटेशन कर रहे हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। एक तो काफी इन्फ्लुएंशियल ऑब्वियसली लीडर्स है, जो कि मराठा कम्युनिटी के लीडर्स है, जो ये आंदोलन लीड कर रहे थे, और ये काफी पिछड़े भी थे, इकोनॉमिकली वीकर थे, ऐसे कह सकते हैं। और बट एक तबका ये भी है जो इसलिए एजिटेट कर रहा था कि उनको एक बहुत बड़ा गुस्सा है जिस जनरली ओबीसीज के खिलाफ, कि वहां पर एक रिसोर्स एलोकेशन जैसे बोल रहे थे आनंद, नौकरियों का जो बांटना है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा किया था कि एसेंशियली कुछ कुछ कम्युनिटीज को फेवर किया जा रहा है कि वो पिछड़े हैं, इसलिए उनको जॉब्स दिए जा रहे हैं। तो इसका इसका एक बहुत बड़ा गुस्सा भी था लोगों में। तो एक तरीके से इसको चैनलाइज किया गया है, और ऐसी तरीके से चैनलाइज किया गया है कि 32% जो एक अम्ब्रेला मराठा आप बोलते हैं, वो एक तबके को साथ में लेके वोट बैंक बनाकर इसको ऑब्वियसली एक आंदोलन किया गया था। अब आप यहाँ पर मैं वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमको थोड़ी सी इनइक्वालिटी की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी देखेंगे, पर महाराष्ट्र में ये थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट है, मुंबई जैसे जगह में काफी रेलेवेंट है, जहाँ पर इनइक्वालिटी इतना बढ़ गया है कि आपको दिखाई देता है आपके सामने कि जो रिसोर्सेस है, जो कैपिटल है, वो एक एक बहुत ही टॉप परसेंटाइल के लोगों को जा रहा है, और जो बचे कुचे नौकरियां भी है वो भी एक सर्टन कैटेगरी या फिर एक सर्टन कास्ट के या फिर ये लोगों को जा रहा है। तो काफी लोग गुस्सा होके इसका गुस्सा ऐसी तरीके से निकालते हैं कि वो भी कहते हैं कि अब इनको अगर बेनिफिट सरकार दे रही है तो हमको क्यों नहीं दे रही है, ताकि हम भी अपना इकोनॉमिक स्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ा पाए। तो ये एक बहुत ही जनरल एक ओपिनियन है कि एसेंशियली इनइक्वालिटी के खिलाफ अभी सॉल्यूशन एक ही बन गया है कि एक हाथ तबके को रिजर्वेशन दे दो, ताकि वो उभर के आए और फिर अपना अपना इकोनॉमिकली थोड़ा सा डेवलपमेंट कर पाए।
प्रतीक, ये आप देख रहे हैं पूरी जो सिचुएशन है, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर से एक पॉलिटिकल खींचतान शुरू हो गई है, पोस्चरिंग चल रही है बेसिकली कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में। आपको लगता है कि ये जो पूरी मांग है ये कहीं से जस्टिफाइड मांग भी थी? देखिए, मैं महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स इतना नहीं समझता, मराठा पॉलिटिक्स इतना नहीं समझता, मगर गुजरात में रहा हूँ और रहता हूँ, और गुजरात में एक पैरेलल भी मांग उठी थी पाटीदार के लिए। जो आप पटेल बोल रहे थे, उनको पाटीदार कहा जाता है इधर। हाँ। और पाटीदार के लिए एक सिमिलर मांग उठी थी कि पाटीदार तो रिजर्वेशन जो हो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए भी हो। और तो मेरे हिसाब से तो वो लॉजिक फ्लॉड है, क्योंकि रिजर्वेशन एक सोशल अपलिफ्टमेंट का जरिया है, ना ही इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का जरिया है। सोशल अपलिफ्टमेंट से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है, वही मेरी समझ है। मगर मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को नहीं समझता हूँ इतना। प्रतीक, ये एक्चुअली मुझे पूछना था, मैं भी वही पूछने वाला था कि वो जो पाटीदार का आंदोलन था वो मुझे काफी पैरेलल्स भी दिखाई देते हैं इस और पाटीदार में। तो वहां जी। पे भी अगर यही सवाल पूछा जाए जो अतुल सर ने पूछा कि पाटीदारों का मेकअप कैसा था, और वहां पे भी इकोनॉमिक बेसिस पे मांग थी, या फिर उनका कास्ट की वजह से उनका सोशली उनको तकलीफें होती थी, या फिर लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे उसकी नहीं वजह नहीं, पाटीदार तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कम्युनिटीज है गुजरात में। आप चीफ मिनिस्टर्स देख लीजिए, यू नो कितने सारे पटेल चीफ मिनिस्टर्स रहे, कितने मिनिस्टर्स रहे हैं। सो पाटीदार इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन गुजरात। आप यूएस फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली, पहले एक जमाने में तो वो लोग ट्रेडिशनली फार्मर्स हुआ करते थे, और जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तो तो देन दे गॉट द लैंड, एंड एज अ रिजल्ट उनका फाइनेंशियल जो स्टेटस, लैंड टिलर्स हुआ करते थे, और जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तब उनका स्टेटस बढ़ गया, एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल, बोथ फर्स्ट इकोनॉमिकली एंड देन पॉलिटिकली पावरफुल। इसलिए हुए क्योंकि लॉट ऑफ देम वेंट बिहाइंड बीजेपी। तो बीजेपी में आप देखोगे तो सक्सेस, काफी चीज इस बार प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जैन, बट आनंदीबेन पटेल पाटीदार थी, उसके पहले चिमन भाई पटेल भी पहले रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर। तो सो पटेल कम्युनिटी इज अ वेरी वेरी पावरफुल पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली। बट उसमें ऐसे भी तबके हैं जो जो हर जो एक कम्युनिटी में होते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और उसके लिए अलग सॉल्यूशंस है। रिजर्वेशन मेरी जितनी समझ है, उसके लिए रिजर्वेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। रिजर्वेशन इज नॉट द टूल फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इट इज अ टूल फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। राइट, यही मुझे समझ था। लेकिन जो मराठों के संदर्भ में हमारे पास वो एक आंकड़ा नहीं था हमारी बातचीत, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले बार अपने श्रोताओं को अगर वो आंकड़े दे पाए कि रिसोर्सेज पे कितना उनका अधिकार है, जिससे इस पूरे आंदोलन में मतलब जस्टिफिकेशन आप समझ में आए किसी लोगों को कि जरूरत है भी, या वास्तव में जितने अवेलेबल रिसोर्सेज में उनको अपना हिस्सा मिला हुआ है, चाहे जमीनों के मालिकाना हक का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशंस जैसी चीजों का। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको हम कोशिश करेंगे अगली बार निकालने की। यहाँ पर सर एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा। आपने जो सवाल पूछा एक्चुअली वो मैं मिस भी कर गया थोड़ा सा, कि आप देख सकते हैं तो मराठा एक वैसे अम्ब्रेला कास्ट है, जैसे मैंने बोला। उसके अंडर देशमुख, भोसले, मोरे, शिर्के, जाधव जैसे भी आते हैं, जो कि क्षत्रिय है और ऊपर मतलब ऊपर के तबके में है अभी, और आपको दिखेंगे तो काफी ब्राह्मण्स भी है उसमें। और अगर आप देखेंगे तो एक और उसमें एक सबकास्ट है कुंडी, वो काफी पिछड़ी हुई है, और एसेंशियली दोनों तरीके के लोग हैं। मैं जो बोल रहा था कि जो डिवीजन हुआ है, जो नीचे तबके के सोशली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको इंक्लूड करके, जो इकोनॉमिकली अच्छे घरों से आते हैं ऐसे लोग हैं, वो दोनों मिलके ये एजिटेशन चला रहे थे। तो मैं वही ऐड करना चाहता था थोड़ा सा। ठीक बात। तो मेरे ख्याल से काफी इंफॉर्मेशन इसमें निकली है, लेकिन वो जो आखिरी जो आंकड़े हैं उनके बारे में हम फिर अगर अगले बार हमें आंकड़े मिले तो जरूर अपने श्रोताओं को बताएंगे। समय का ध्यान रखते हुए अपनी आखिरी चरण में है हम, और रिकमेंडेशन का जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आनंद, आप अपना रिकमेंडेशन बताएं। नहीं, ये माहवारी से संबंधित
एक किताब मैंने जनवरी में पढ़ी थी, ये लास्ट दिसंबर 2020 में चिन्मय तुम्बे की किताब है, ये जो पैंडेमिक्स, इसमें 1820 से लेके 1918 तक जो बड़ी महामारियां आई, जो कि करीब 7 करोड़ जीवन इसमें समाप्त हुए, उन सभी का उन्होंने अध्ययन किया है विश्व भर में, और विशेषकर 1918 में जो इन्फ्लुएंजा भारत में आया था, जिसमें जीवन की क्षति जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से में जितने लोग मरे उससे भी ज़्यादा हुई थी। तो इस पर उन्होंने एक ऐतिहासिक अवलोकन किया है, और महामारी पर जो है खासकर भारत के संदर्भ में एक ऐतिहासिक अध्ययन कम मिलता है उसमें, इसलिए मैं ये किताब रिकमेंड करूँगा इस सब। ठीक है। मेघनाथ, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैंने एक पुरानी किताब पढ़ना शुरू की है, एंडर्स गेम करके है। इसमें एक मूवी भी बनी थी पहले, मैंने ये किताब पढ़ी नहीं थी। अच्छी किताब है, साइंस फिक्शन है, और मैं अभी फिलहाल वही पढ़ रहा हूँ, तो वो मैं एक छोटा सा रेकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर मूवी देखेंगे तो उसमें काफ़ी न्यूआंसेस थे जो जो मिस आउट हो गए थे। मतलब इसमें एक बहुत ही अच्छा सोशल कमेंट्री भी है वो बुक में, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो, एंडर्स गेम। मैं फिर हमारे रिपोर्टर्स के वीडियोस रेकमेंड करना चाहूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे 4 रिपोर्टर्स अभी उत्तर प्रदेश में हैं, और वहाँ पर काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और मैं एक स्पेशली रेकमेंड करना चाहूँगा, आयुष और बसंत ने एक फ्रूट सेलर जो सुरेश नामक है, उनका एक बहुत ही थर्रा देने वाला एक वीडियो पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने बेसिकली वो जब से बीमार हुए तब से उनकी हॉस्पिटल तक की जर्नी उनकी ट्रेस की है, उनको फॉलो कर रहे थे, और उनकी मौत हो गई अनफॉर्चुनेटली। और बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ उसके बाद कि उन्होंने वो जो वीडियो डाला, तो एक उनके पास ही रहने वाले एक ट्विटर पर एक है, उन्होंने रीट्वीट किया और उनके बारे में थोड़ा सा हमको बताया कि कैसे वो जो सुरेश थे वो ऑटो वालों को और रिक्शा वालों को जो गरम होता था तो उनको केला देते थे फ्री में दोपहर को, और फिर कैसे लोगों को वो स्पेशली फ्रूट्स लाके अपने यहाँ पे रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक एक हद कस्टमर को ये पसंद है। तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें बाहर निकल के आ रही है, और एकदम मतलब वीडियो देखेंगे तो लगता है कि अननोन इंसान के बारे में, पर जब डिटेल्स बाहर आती है तब आपको पता चलता है कि जो अभी मरने वाले लोग हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो भी इंसान है, उनके भी स्टोरीज है, और उनके भी कुछ चीजें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए। तो मैं ये रेकमेंड करना चाहूंगा। और तीसरी चीज, ऑल्ट न्यूज, जरूर आप ऑल्ट न्यूज को सपोर्ट कीजिए। प्रतीक की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, और बंगाल में स्पेशली मैं वेट ही कर रहा था कि कब ये लोग शुरू करेंगे अपना फैक्ट चेक करना, और बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने फैक्ट चेक करना शुरू किया। प्रतीक, एक बात बताना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो देखा था, एक मुझे किसी ने भेजा था कि वो लोग नाच रहे हैं तलवार लेके और बंदूक लेके, और पीछे खेला हो बे सॉन्ग चल रहा है। तो मैंने ये देखा और बहुत ही रियलिस्टिक लगा उसको, और मुझे एक बहुत ही मतलब 2-3 लोगों ने भेजा, पर दोनों तीनों ने जिन्होंने भेजा ना, वो मुझे लग रहा था कि यार ये मतलब सही है, गलत है, क्या है। पर आपने आई थिंक एक बहुत ही ब्रिलियंट फैक्ट चेक किया उस पे, क्योंकि मैं भी रिवर्स इमेज सर्च करने की कोशिश कर रहा था, मुझे कुछ नहीं मिला। पर आपने देखा कि एक ये वीडियो कहीं और से आया था, उस पे कोई बैकग्राउंड में कोई और गाना चालू था, और उन्होंने सुपर इम्पोज करके उसको एक खेला हो बे करके ये दे दिया, और वो वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहा है। तो प्रतीक के ऑर्गेनाइजेशन को भी जरूर सपोर्ट कीजिए। ठीक बात। प्रतीक, आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, कुछ पढ़ाई तो कर नहीं रहा हूँ मैं आजकल लेकिन हाँ, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट जो अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है, जो इंटरनेशनल कवरेज हो रहा है पैंडेमिक का, चाहे वो CNN कर रहा हो या BBC कर रहा हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हो, वो देखना बहुत जरूरी है। मेरी जो जानकारी है गांवों तक चला गया है, और वहां से कोई भी न्यूज नहीं आ रहा। अभी जैसे CNN ने कुछ दिन पहले ही एक उत्तर प्रदेश के एक हॉस्पिटल से कवरेज किया था। तो मैं यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया से बढ़ के
इंटरनेशनल मीडिया पे भी जो वो लोग काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा जाके कवर कर रहे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है जो बिल्कुल मीडिया कवर नहीं कर रही है, स्पेशली गांवों में जो हो रहा है। और दो दो तरह के इश्यूज है वहाँ। एक तो ये है कि वो लोग सोचते हैं कि ये कोई सामान्य एक बुखार है और चले जाएगा, और काफी लोग की मौतें हो रही है। और दूसरा ऑक्सीजन वैक्सीन की है। कमी से मौत हो रही है ऐसे लोग बोल रहे हैं, कोरोना नहीं बोल रहे, नहीं, ऑक्सीजन की वहां तो कमी से मौत हो रही नहीं, है। ऑक्सीजन से पहले वहां तो अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि वहां पे तो कि टेस्टिंग नहीं है ना, टेस्टिंग हाँ, नहीं। टेस्टिंग टेस्टिंग नहीं है। नहीं है, हाँ। डिनायल है, और बहुत वैक्सीन हेजिटेंसी है। तो अर्बन जो, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हुए गुजरात में भी, जब इलेक्शंस हुए थे, मैं गुजरात का एटलीस्ट जो मॉनिटर कर रहा था, काफी छोटे तबकों तक चला गया है जो पहले वेव में नहीं गया था। तो वो भी एक कि जो भी लोग देख रहे हैं, अपने जो रिलेटिव्स है जो रूरल एरियाज में रह रहे हो, उनसे संपर्क रखे। और जो भी इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि अभी मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे कोई होप नहीं है कि जाके वो कवर करेगी, तो जो रिलेटिव्स है उनसे संपर्क ले, उनसे इंफॉर्मेशन ले, और डेफिनेटली सोशल मीडिया पे उजागर करे, ताकि ये सब इश्यूज बाहर आए। नहीं तो ये इंडियन हिस्ट्री में रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि कैसे पैंडेमिक रैवेज द रूरल साइड ऑफ इंडिया। बस ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बल्कि कही, क्योंकि मैं इनफैक्ट यही आज सोच रहा था कि छोटे छोटे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, जिनके रिपोर्टर जाके फील्ड से या छोटी जगहों से, मतलब दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, बनारस या लखनऊ, नोएडा, यहाँ की तो खबरें फिर भी आ जा रही हैं। लेकिन जो छोटे छोटे शहर है, छोटे छोटे गांव है, वहां पर इतनी बुरी हालत है, तो वहां से खबरें न तो आ रही हैं, न तो उनको कोई दर्ज कर रहा है। नहीं, लेकिन टेलीविजन का तो पता नहीं, लेकिन प्रिंट मीडिया जो है, जैसे बिहार में जो हिंदी अखबार है, हिंदुस्तान हुआ, भास्कर हुआ, प्रभात खबर हुआ, ये सब गांव कस्बों से रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा मैं देखता हूँ। तो हमारे 4 रिपोर्टर, जैसा मेघनाथ ने जिक्र भी किया, वो इन्हीं छोटी जगहों पर, इन्हीं गांवों से रिपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसी हालात है मतलब उन जगहों पर कि जहां पर दिन दिन भर में छोटे इक्का 2-4 जिन घाटों पर 4-5 मौतें, लाशें आती थी 3-4 लोगों, वहां पर अब नंबर लग रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हमने की हैं और आगे भी अभी आएंगी, तो जो बताती है कि गाँव में ये पहुंच गया है। और गाँव की सबसे बड़ी दुर्दशा यही है कि गाँव में ना तो टेस्टिंग की कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, ना उसके बाद के मेडिकल से केयर कोई अवेलेबल है, और दूसरा अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को जानकारी बहुत कम है। जैसे ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि सांस फूलने लगी, और यहाँ पर गए तो उन्होंने फिर यहाँ से शहर लेके गए, शहर में उन्होंने कहा कि पहले कोरोना का टेस्ट करवाओ। कोरोना के टेस्ट की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वहाँ 5 दिन से 8 दिन लगते हैं आने में, और उसके पहले दूसरे दिन में, तीसरे दिन में पेशेंट की मौत हो जा रही है। ऐसा गांव नहीं मिला। गोरखपुर के गांव से आकांक्षा और शिवांगी की रिपोर्ट्स हैं। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके से बसंत और आयुष की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिन गांवों में 5-5, 10-10 लोगों की मौतें अचानक से 3-4 दिनों के अंतर में हुई हैं, 10-10, 15-15 लोग मर गए। तो ये स्थिति है। मैं वही रिकमेंड करूंगा, आप आकांक्षा की, शिवांगी की और बसंत की और आयुष की रिपोर्ट्स पढ़ें, न्यूज लॉन्ड्री पर जरूर देखें। काफी मेहनत से वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके अलावा एक द इकोनॉमिस्ट में रिपोर्ट छपी है, जो कि जिसका जिक्र प्रतीक भी कर रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, छाप रहा है। तो इकोनॉमिस्ट ने भी एक लेख इसमें छापा है, इंडियाज नेशनल गवर्नमेंट लुक्स इंक्रीजिंगली हेल्पलेस। तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप देखें कि सरकार की जो स्थिति है वो आज कहाँ पहुंची हुई है। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे। न्यूज लॉन्ड्री को जरूर समर्थन दें, क्योंकि हम जो भी रिपोर्ट्स कर पा रहे हैं या जो हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में जाकर ये खबरें ला रहे हैं, वो आप ही के सहयोग से बहुत संभव हो पा रहा है। एक छोटी सी चीज मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि न्यूज लॉन्ड्री अभी एक सीरीज कर रहा है। हम एक्चुअली एक वेबिनार का सीरीज कर रहे हैं जहां पर हम कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट और इवन लाइक मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो जानते हैं उनको लेकर आ रहे हैं। और वो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जूम कॉल के थ्रू एक्सेसिबल है, वहां पर आप इनको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये हम बाद में यूट्यूब पर भी डालेंगे। और ये हम अभी कुछ हफ्तों के लिए करने वाले हैं। हर हफ्ते हम 2 ऐसे सेशन करेंगे। तो अगर आपको इन सेशंस का हिस्सा बनना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक जूम लिंक भेजा जाएगा और आप ये अटेंड
कर सकते हैं। मंडे इवनिंग और थर्सडे इवनिंग को हम ये करने वाले हैं सेशन 7 बजे के आसपास, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू प्रतीक, आनंद और मेघनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।